नमस्कार साथियों, आर के क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका शासन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। कहा जाता है कि उस समय मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और चंद्रगुप्त से पहले मगध में नंद वंश का शासन था और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जो एक चक्रवर्ती सम्राट था। चक्रवर्ती का मतलब जिसकी चारों ओर जिसने अधिकार कर लिया हो वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। इसके बाद में इसका जो उत्तराधिकारी वो घनानंद था। घनानंद को ये जो गद्दी प्राप्त हुई, इसके लिए घनानंद को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। इसलिए घनानंद के अंदर बहुत घमंड आ गया। तो इसी समय सिकंदर के आक्रमण की सूचना प्राप्त हुई। मित्रों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व यानी बीसी के अंदर किया था। इसकी सूचना यहां तक्षशिला में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। इसका आचार्य चाणक्य या कौटिल्य था। इस चाणक्य को इस बात का पता चला कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने की तैयारी में है, क्यों न उसको रोका जाए। सिकंदर के आक्रमण को रोकने के लिए चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय सभी विद्वानों को एक सभा के लिए आमंत्रित किया। सभा बुलाई गई और उसमें ये बात रखी गई भी हम सिकंदर के आक्रमण को कैसे रोक सकते हैं। तो सभी विद्वानों ने कहा, गुरुदेव आप ही इसके बारे में बताएं। चाणक्य को कहा गया। तो चाणक्य ने कहा, यह काम या सिकंदर को रोकने के लिए अखंड हिंदुस्तान या भारत का निर्माण करना आवश्यक है। अखंड का मतलब है सभी राज्यों के अंदर एकता होगी तो संगठन में शक्ति होती है और सिकंदर भारत पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। अखंड भारत की संकल्पना की गई और यह काम मगध का शासक घनानंद कर सकता है। यह विचार चाणक्य ने दिया। चाणक्य अखंड भारत का नक्शा लेकर के तक्षशिला से मगध आता है
घनानंद के दरबार में। अब घमंडी घनानंद चाणक्य को 2 दिन तक तो मिलने के लिए समय ही नहीं देता है, और तीसरे दिन बिना अनुमति के जब चाणक्य घनानंद के दरबार में चला जाता है और अखंड भारत की बात घनानंद से चाणक्य करता है, तो चाणक्य द्वारा तैयार किया गया जो नक्शा घनानंद है उसको फाड़ के फेंक देता है और चाणक्य को कहता है कि अगर ये नक्शा जुड़ जाए तो अखंड भारत का निर्माण हो सकता है। तो घनानंद ने एक तरह से चाणक्य को अपमानित किया। तो चाणक्य ने उसी समय 2 प्रण लिए। 2 प्रण लिए इन्होंने। एक तो था कि मैं अखंड भारत का निर्माण करके ही रहूंगा, मैं अखंड भारत का निर्माण करके ही रहूंगा। दूसरा इनका प्रण था, जब तक मैं नंद वंश का अंत नहीं करूंगा तब तक मैं मगध की धरती पर पैर नहीं रखूंगा। तो गुस्से में आकर के चाणक्य ये बात कह करके घनानंद को और वहां से वापिस मगध से तक्षशिला की ओर रवाना होता है। अब मित्रों, जब मगध से वापिस तक्षशिला आता है तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मगध का आज के बिहार को मगध कहा जाता था और पटना को पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा भी कहा गया। पाटलिपुत्र होकर के जब चाणक्य तक्षशिला आता है तो रास्ते में एक बालक जो अपने मित्रों के साथ राजकिलम नामक खेल खेल रहा था। यह याद रखना है, राजकिलम खेल। दस लड़के थे और राजकिलम नामक खेल खेल रहे थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य है वो उन सब का नेता बना हुआ था, राजा बना हुआ था, और वो सभी प्रकार के विवादों का निपटारा और फैसले दे रहा था। इस खेल पर जब वहां से गुजरते हुए चाणक्य की नजर पड़ी तो उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से बालक के भावी गुणों का अनुमान लगा लिया और चंद्रगुप्त मौर्य को शिकारी से 1000 का सर्पण देकर के उसको खरीद लेता है। खरीद करके चंद्रगुप्त चाणक्य के साथ तक्षशिला आ जाता है। तक्षशिला उस समय विद्या का प्रमुख केंद्र था और चाणक्य वहां का आचार्य था ही। उसने चंद्रगुप्त को सभी कलाओं तथा विद्याओं की विधिवत शिक्षा दी और उसको युद्ध विद्या में भी पर्याप्त निपुण कर दिया। चंद्रगुप्त युद्ध विद्या के अंदर तैयार हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद पर आक्रमण करता है और घनानंद को मार दिया जाता है और मगध पर अपना अधिकार कर लेता है। यह चंद्रगुप्त की दूसरी सबसे बड़ी सफलता थी। यानी मगध पर जो अधिकार होता है, मगध पर अधिकार कर लिया जाता है।
यह चंद्रगुप्त की दूसरी सबसे बड़ी विजय थी। इसके बाद में जो पश्चिमी भारत था, यानी ये दूसरी विजय थी, तो पहली विजय कौन थी? पश्चिमी भारत के अंतर्गत सिंध व पंजाब ये क्षेत्र आते थे, और यहां का शासक सिकंदर था। तो सिकंदर की 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। सिकंदर है वो बेबीलोन का था। छोटी सी उम्र में ही सिकंदर ने विश्व विजेता बनने का विचार किया था। तब इसके पिता, जिनका नाम था फिलिप द्वितीय, उन्होंने सिकंदर को कहा कि तू विश्व विजेता बन सकता है, लेकिन जिस मार्ग पर चल पड़ा तो तेरे को वापस या पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो यही मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो तो मन लगाकर उसमें तैयारी कीजिए, यानी आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर जो पश्चिमी भारत था, यहां इसके सेनापति थे 2, यूडीमेस और यूथिमेस। यूडीमेस को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है, और यूथिमेस वैसे ही डर करके भाग जाता है। तो पूरे ये यूडीमेस और यूथिमेस के भाग जाने पर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंध और पंजाब प्रांत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, यानी पूरे भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का कब्जा हो जाता है, अधिकार हो जाता है। तब चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता और प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि नंदों के और सिकंदर के जो उत्तराधिकारी थे, उनसे भारत को स्वतंत्र किया था, पूरे भारत पर इन्होंने अधिकार किया था। फिर इस बात का पता जब सिकंदर के एक अन्य उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को चलता है, तो वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को हराने के लिए मगध पर आक्रमण करता है। 305 बीसी के अंदर, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त पर आक्रमण करता है। तो यह युद्ध होता है चंद्रगुप्त वर्सेस सेल्यूकस निकेटर। इस युद्ध का वर्णन स्ट्रेबो करता है। स्ट्रेबो इस युद्ध का वर्णन करता है। इस युद्ध के दौरान
305 बीसी के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य संधि हो जाती है, दोनों के मध्य संधि हो जाती है। इस संधि में 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर है वो दे देता है। वो 4 प्रांत कौन से हैं? आर्कोसिया, जिसको हम कांधार कहते हैं पश्चिमी भारत में, फिर है पेरोपनिसडाई जिसे काबुल कहा जाता है, तीसरा प्रांत है एरिया जिसको हेरात, चौथा है जेड्रोसिया, यानी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, ये 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। साथ में अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, नंबर 1, 2 नंबर है हेलेना का विवाह कर दिया गया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया गया, और इस विवाह का जो वर्णन करता है वो करता है एपियानस है, वो इस विवाह का वर्णन करता है। और ये जो विवाह है ये प्रथम या पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाता है। ये पहला, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाता है। तीसरी जो इस संधि की शर्त थी, 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रदान किए। सेल्यूकस को उपहार दिए 500 हाथी के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंबर 4, मैक्सनीज राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर रखा गया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में 303 ईसा पूर्व में संधि हुई थी। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि, चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया, और अपने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 अंतिम जो समय था उसमें 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, तो उस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अब इस सुदर्शन झील का जो हमें उल्लेख है वो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि गिरनार पहाड़ी पर उन्होंने सुदर्शन झील जो सौराष्ट्र प्रांत के अंदर बनाया गया। अब चंद्रगुप्त, सुदर्शन झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था पुष्यगुप्त। इन्होंने सर्वप्रथम झील का निर्माण किया था। झील बनाई किसने थी? चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर, सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर
सुराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने। फिर अशोक का जो गवर्नर था तुषास, इसने इस झील से नहरें निकाली। फिर रुद्रदामन का गवर्नर सुविशाख ने इसका पुनर्निर्माण इसका करवाया। इसके बाद में स्कंदगुप्त गुप्त शासक का गवर्नर प्रणदत्त ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो ये इनका मिलान करने वाला प्रश्न है, वो पूछा जा सकता है। और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म ग्रहण कर लेता है और जैन संत भद्रबाहु के साथ स्वर्ण बेलगोला जो कर्नाटक के अंदर है, मैसूर कर्नाटक में, वहाँ चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चले जाते हैं और सलेखना विधि या संथारा विधि, सलेखना विधि का मतलब है लगातार उपवास व्रत रख करके अपने प्राण को त्याग देना। तो इस सलेखना विधि से वो अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का वो अंत हो जाता है। इसके बाद में इनका पुत्र बिंदुसार, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो आप इसको अगर आपके ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए, सकारात्मक या नकारात्मक जो भी हो। इसी के साथ धन्यवाद।